कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप बीए से मैथ्स करो या बीएससी से करो, आपका सिलेबस सेम ही रहता है। आपके पेपर का टाइटल क्या रहता है? डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, हमने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, if u equal to sin inverse x upon y plus tan inverse y by x so that x du by del x plus y du by del y equal to 0। ठीक है, तो देखो u क्या दे रखा है, sin inverse x by y प्लस tan इनवर्स y by x। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हो, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ y डिफरेंशिएट होगा, दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन जानते ही हो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे x by y है, तो x by y का एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर या एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं, वही है। फिर क्या करेंगे, चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/y कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे y बाई एक्स है, तो यहाँ पे क्या y बाई एक्स का होल स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर चेन रूल लगा के y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y तो कांस्टेंट रहेगा, 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमको इतना मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x du बाई डेल एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो आपका u है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको du बाई डेल y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो u क्या था, साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलने वाला है हमको, पहले वही मिलेगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो वही है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर। फिर चेन रूल लगा के x बाई वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इस बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये ऊपर x कांस्टेंट रह जाएगा, y का माइनस के 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाने वाला है। फिर यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स था, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब y का रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिलेगा, अब दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y du बाई डेल y का वैल्यू मिल जाने वाला है। अब करूँगा इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, कौन सा रहा, यहाँ पे ये रहा, और इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, दोनों को ऐड कर दो, तो x du बाई डेल एक्स प्लस y du बाई डेल y का वैल्यू मिल जाएगा। ओवरऑल सभी कट पिट के कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 आ जाएगा। ठीक है, यही तो प्रूव भी करना था। नेक्स्ट, फाइंड द असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। तो देखो यार, इस कर्व में हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, तो इस कर्व के कितने एसिम्प्टोट्स मिलने चाहिए, 3 एसिम्प्टोट्स मिलने चाहिए। देखो हाईएस्ट डिग्री 3 3 3, तो 3 एसिम्प्टोट्स मिलना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकाल लेते हैं। तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे मिलता है, जब हम एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को 0 के बराबर इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। तो एक्स का हाईएस्ट डिग्री कहाँ पर है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसका कोफिशिएंट कितना है, वाई है, उसको 0 के बराबर रखेंगे, जो भी मिलेगा वो एसिम्प्टोट्स होगा, लेकिन वाई डायरेक्टली 0 के बराबर हो गया, तो वाई इक्वल टू 0 क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स हो गया। अब देखो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट कैसे मिलेगा, जब y के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखेंगे, लेकिन y का हाईएस्ट डिग्री टर्म y क्यूब है, उसका कोफिशिएंट 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल अभी हमको एक एसिम्प्टोट मिला है, 2 और चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालते हैं। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कैसे निकलते हैं, जो भी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, x का वैल्यू 1 और y की जगह ये हम रखते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, कौन कौन से, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो इनके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट डिग्री 3 था, तो हम 3 एम क्या लिखेंगे, एम क्यू प्लस एम प्लस 2 एम स्क्वायर। ये कैसे आया, ये क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने y की जगह एम रखा, तो एम क्यूब हो गया, x की जगह 1 तो 1 ही हो गया, y की जगह एम तो प्लस एम, और प्लस यहाँ पे 2 है, x की जगह 1 y की जगह m, तो m स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख के m का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको 0 के बराबर इक्वेट करके m का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से m का वैल्यू 0 ये आ जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, -1 आ जाने वाला है। ठीक है, तो देखो m का वैल्यू 0 आ गया, -1 आ गया, तो m का वैल्यू जब अलग होता है उसके लिए c का फॉर्मूला दूसरा होता है, और जब m का वैल्यू सेम होता है उसका फॉर्मूला दूसरा होता है। तो पहले क्या करते हैं, हम m इक्वल टू 0 के लिए c का वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन जानते ही हो ना, y इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन होता है। तो m का वैल्यू तो मिल चुका है, लेकिन c भी चाहिए, c अननोन है,
तो m इक्वल टू 0 के लिए c का वैल्यू क्या होगा माइनस, क्योंकि हायर डिग्री 3 है तो माइनस के 5 अपन 5-3m इक्वल 5-3m के बराबर होगा। लेकिन देखो यार 5 मतलब 2 डिग्री वाले टर्म। अब क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कोई भी एक सेकंड, यहाँ कहाँ है, यहाँ पे गया, यहाँ पे कोई भी 2 डिग्री के टर्म है ही नहीं, ये सभी 3 डिग्री के हैं और ये 1 डिग्री का टर्म है। मतलब क्या 5 जीरो आ गया, अब ऊपर जीरो आ गया तो नीचे कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ने वाला है, जीरो ही आने वाला है। तो हम क्या मिल गया, ऑब्लिक एसिम्पटोट का इक्वेशन में पुट करेंगे तो m का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0, तो y इक्वल टू 0 दूसरा एसिम्पटोट मिल गया। अब m इक्वल टू -1 माइनस के लिए -1, क्योंकि जब m के वैल्यू रिपीट हो जाते हैं तो c का फॉर्मूला बदल जाता है। क्योंकि हाई डिग्री यहाँ पे 3 है तो कैसे स्टार्ट होगा, c² 2 फैक्टोरियल 5 3m का मतलब जानते हो ना, 5 को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, प्लस c/1 फैक्टोरियल 5-2m प्लस 5(1)m इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यार 5-3m का वैल्यू आपके पास है, कहाँ पर है, यहाँ पर है 5-3m का वैल्यू। इसको m के रिस्पेक्ट में पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 5-m का वैल्यू मिलेगा, फिर 5-m को अगेन डिफरेंशिएट करोगे m के रिस्पेक्ट में तो 5-m का वैल्यू मिलेगा। आई होप ये सभी बातें बेसिक है, आपको मालूम होंगी, इसलिए हमने डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया है 5-3m का 6m+1। 2 डिग्री वाले टर्म ही नहीं थे तो उसका वैल्यू 0 हो गया। वो 5-1m मतलब 1 डिग्री वाला टर्म, 1 डिग्री वाला टर्म सिर्फ हमारे पास एक ही था और माइनस के y, तो y की जगह m रख देंगे तो माइनस के m आ जाने वाला है सिंपली। ठीक है, तो -m इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी सॉल्वर है उसको सॉल्व कर लो, फिर m का वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो c का वैल्यू आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, +-1 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c में पुट करेंगे तो ये मिल गया, ये मिल गया। तो दो असिम्पटोट देखो यहाँ पे मिले हुए हैं, तीसरा यहाँ पे मिला हुआ था और चौथा क्या, एक पैरेलल असिम्पटोट था, हाँ यहाँ पे पैरेलल असिम्पटोट था, चौथा मिल गया। ठीक है, लेकिन 4 मिलने नहीं चाहिए, 3 ही मिलने चाहिए। और हाँ एक बात देखो ना, यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 0 है और यहाँ पे भी y इक्वल टू 0 ही है ना, हाँ मतलब दोनों सेम ही है, 3 ही असिम्पटोट मिलेंगे। ठीक है, y इक्वल टू 0 2 बार आ रहा है मतलब दोनों एक ही असिम्पटोट है, तो 3 असिम्पटोट हमको मिल गए जो रिक्वायर्ड थे। आगे बढ़ते हैं, इवेलुएट इंटीग्रल 0 से π/2 dx अपन रूट साइन एक्स इंटू 0 से π/2 रूट साइन एक्स dx। ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो देखो यार रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, तो पहले क्या करते हैं, रूट मतलब पावर में 1/2 और यहाँ पे भी साइन के पावर 1/2 x dx कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन को साइन में रहने दो, बस पावर माइनस में हो जाएगा, तो साइन के पावर -1/2 x और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर लो। 1 क्यों मल्टीप्लाई किया कुछ टाइम में समझ जाओगे, क्योंकि बीटा गामा फंक्शन के अंदर हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, इंटू 1 dx और यहाँ पे भी साइन की पावर 1/2 इंटू 1 dx कर लो। अब क्या करो, थोड़ा सा इसको बीटा फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। ठीक है, माइनस के 1/2 को क्या लिख दो, 2 इंटू 1/4 -1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मालूम है, ये फॉर्मूला मालूम है ना, इंटीग्रल 0 से π/2 साइन के पावर 2m-1 थीटा कॉस के पावर 2n-1 थीटा dx कितने के बराबर होता है, 1/2 बीटा mn के बराबर होता है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको 2m-1 और इसको 2n-1 के फॉर्म में बनाया। ओवरऑल ये अभी भी -1/2 ही लिखा हुआ है, सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 -1 मतलब माइनस के 1/2 ही लिखा हुआ है। यहाँ पे अभी भी क्या लिखा हुआ है, 1/2 ही लिखा हुआ है, 2 कैंसिल, तो क्या मिलने वाला है हमको, 1/2 -1, एक सेकेंड सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये वाला यहाँ पे है। ठीक है, ये जो 1 लिखा हुआ था ना, 1 को ये x को ऐसे लिख दिया गया है, क्यों, क्योंकि देखो यार 2 कट जाने वाला है, ये 2 कट जाएगा, 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। अब cos के पावर 0 मतलब क्या, 1 ही होने वाला है ना, तो इस 1 को क्या लिख दिया, cos के टर्म में लिख दिया, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले के फॉर्म में बनाने के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा गया। फिर इसमें देखो क्या वही किया है, साइन के पावर 2m-1 की तरह बना दिया। ठीक है, तो जहाँ पे पहले 1/2 था उसको क्या 2 × 3/4 -1 कर दिया, 2 कटेगा, 3 - 1 क्या होने वाला है, 2 ही होने वाला है, वही बन जाएगा। ठीक है, 1/2 ही बन जाने वाला है। नेक्स्ट, अब ये जो 1 था, 1 को क्या लिख दिया, cos के पावर 2 × 1/2 -1, 2 कटेगा, 1 - 1 0, cos के पावर 0 मतलब 1 ही होने वाला है। ठीक है, चलो तो होगा क्या, ये वाला जो पहला टर्म था ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 बीटा 1/4 1/2 के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे यम यम यन यन, तो यहाँ पे ये यम है, यहाँ पे ये यन है, और आगे वाले अगले टर्म में से देखो 2 3/4 क्या बनेगा, यम बनेगा, और 1/2 क्या बनेगा, यन बनेगा, तो ये मिल गया।
अब 1/2 हो गया, उसको अलग कर लो। और बीटा और गामा के बीच में रिलेशन जानते हो, बीटा एम एन कितने के बराबर होता है, गामा एन अपन गामा एम प्लस एन के बराबर होता है। तो बीटा 1/4 कितने के बराबर होगा, गामा 1/4 गामा 1/2 अपन गामा 1/4 प्लस 1/2। और यहाँ पे बीटा 3/4 बीटा 3/4 1/2 है, तो गामा 3/4 गामा 1/2 गामा 3/4 प्लस 1/2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, गामा 1/2 का वैल्यू रूट पाई होता है, तो रूट पाई यहाँ पे एक सेकेंड देखो जाओ भाई। चलो, तो रूट पाई अरे यार ऊपर टच हो रहा है ना, तो फिर चलो कोई बात नहीं। रूट पाई का क्या है यार, फ्लो खराब हो गया। यहाँ पे देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट पाई, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, रूट पाई। तो यहाँ पे भी रूट पाई आया है, यहाँ पे भी रूट पाई आया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या होगा, गामा 3/4 कैंसिल हो जाने वाला है। और क्या 1/4 ये सब बचा हुआ है, तो देखो यार रूट पाई पाई हो जाने वाला है। और क्या बचा ऊपर, गामा 1/4 बचा हुआ है। और गामा 5/4 को क्या लिखेंगे, 1/4 गामा 1/4 क्यों जानते हैं कि गामा एन का वैल्यू कितने के बराबर होता है, n-1 गामा n-1 के बराबर होता है। तो गामा 5/4 का वैल्यू क्या हो जाने वाला है, 5/4 -1 मतलब 1/4 गामा 1/4 के बराबर हो जाने वाला है। तो काट पीट के क्या मिल जाने वाला है, पाई हमारे पास आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, if r is equal to 5t square I cap plus tj cap minus t cube k cap, so that integral 1 to 2 r cross d square r upon dt square dt is equal to minus 14 I cap plus 75 j cap minus 15 k cap, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन देख के घबराना मत, पहले जो तुमको बेसिक मालूम है वो करना। मालूम क्या है तुमको कि आप ये कर सकते हो, r और d स्क्वायर r अपान डी टी स्क्वायर को का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वो करो, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। आर दे रखा है, डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू निकालो, डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा का वैल्यू निकालो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो, डिटरमिनेंट रूल लगा के वैल्यू निकाल लोगे। थर्ड रो में देखो एक जीरो है, तो थर्ड रो को लांग एक्सपेंड कर दोगे, सिंपली आराम से आंसर मिल जाने वाला है। ये मिल गया। ये किसका वैल्यू मिला हुआ है हमको, आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर, मतलब क्या, इसका वैल्यू मिला हुआ है। आप क्या करो, इस जो रिजल्ट निकला हुआ है यहीं पे पुट कर दो, ठीक है। और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो, यहीं पे पुट कर दिया। अब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, तो बस देखो 20 कांस्टेंट, टी क्यू का इंटीग्रेशन टी के पावर 4/4, 10 कांस्टेंट टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 6 कांस्टेंट टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, लिमिट 1 से 2, बस वैल्यू सभी पुट करोगे, ये आंसर मिल जाने वाला है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, if cos inverse y by b is equal to log x upon n whole power n, prove that x square yn plus 2 का मतलब जानते हो, y का n plus 2th डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस 2n plus 1 x y n plus 1 प्लस 2n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिया क्या है, ये दे रखा है। करते क्या है, इंटीग्रेट करते हैं। हम क्या जानते हैं, cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस की एक्स स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पे क्या दिया है, cos इनवर्स y बाई बी, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या मान लो, y बाई बी मान लो। तो यही पहले तो y होने वाला है, फिर चेन रूल लगा के y बाई बी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx को क्या लिखते हैं हम, y1 से लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे y1 आ गया, और b तो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट हो जाने वाला है। राइट में देखो ये n कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, तो 1 अपन x के पावर n हो जाएगा। फिर x बाई n को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1/n कांस्टेंट, तो n से n कैंसिल हो जाने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b से b भी कट जाएगा, लास्ट में ये मिलेगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, y1 का स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हमको ये रिजल्ट मिल जाने वाला है। अब क्या करो, इसी को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर लो, तो यहाँ भी x स्क्वायर है, y1 का स्क्वायर है, यू भी प्रोडक्ट रूल लगा दो, x स्क्वायर को बाहर रख लो, y1 के स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, 2y1 y2। आई होप ये सब बेसिक कैलकुलेशन आपको मालूम होंगी कि y1 का स्क्वायर 2y1 y2 के अंदर कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ। हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में इसके अंदर बहुत डिटेल में बात किया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो x का स्क्वायर होता है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो सिंपली क्या मिल जाता है, 2x मिल जाता है। लेकिन अगर कहीं पे दिया है
y1 का स्क्वायर, y1 मतलब खुद में dy बाई डी एक्स, y1 का मतलब क्या है dy बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले क्या मान लेंगे, वही मान लेंगे कि मान लो लिखा हुआ है x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x का स्क्वायर कैसे ओपन होता है 2x से ओपन होता है, तो y1 का स्क्वायर कैसे ओपन होगा 2y1 से ओपन होगा। अब y1 क्या है dy बाई डी एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगा के फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d अपान डी एक्स ऑफ y1 करेंगे। तो देखो यार d अपान डी एक्स ऑफ y1 मतलब क्या, y1 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 मिल जाएगा ना, मतलब क्या डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, जिसको हम y2 से डिनोट करते हैं तो वो मिल गया। प्लस y1 का स्क्वायर को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ पे देखो एन स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये x का टर्म ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y1, ठीक है। अब सभी को एक साइड ला दो, अब 2y1 कांस्टेंट 2y1 कॉमन करके सबसे में से बाहर निकाल लो, ठीक है। अब देखो 2y1 मतलब y1 एक डिफरेंशिएशन का टर्म है, तो ये तो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे सिंस 2y1 कैन नॉट इक्वल टू जीरो, तो बचा क्या, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है वही जीरो के बराबर होगा, तो ये जीरो के बराबर लिख लेंगे। अब लेबनीज थ्योरम आता है तो आपके लिए और आसानी हो जाएगा, बस क्या करो लेबनीज थ्योरम की हेल्प से एन टाइम डिफरेंशिएट करो, तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ तक आने वाला है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ तक आएगा एन स्क्वायर वाई, यहाँ तक आएगा, बस क्या करो सभी को सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने सक्सेसफुल अच्छे से क्लियर किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, ये कर्व है इसके सभी एसिम्पटोट्स निकालने, तो हाईएस्ट डिग्री कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, 2 2 4 हाईएस्ट डिग्री है, मतलब इस कर्व के 4 एसिम्पटोट्स होने चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट को, x के हाई डिग्री कोफिशिएंट को जीरो के बराबर रख के इक्वेट करते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाएगा एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस मिल जाएगा। तो x का हाई डिग्री कहाँ कहाँ पे है, x स्क्वायर यहाँ पे, x स्क्वायर यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट y स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट -1, तो y स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो, मतलब y इक्वल टू प्लस -1 आ गया। नेक्स्ट, y का हाई डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस मिल जाने वाला है, ठीक है। तो देखो यार y का हाई डिग्री टर्म कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना है -1 है, मतलब क्या इसको जीरो के बराबर रख के क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, तो क्या मिल जाने वाला है हमको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स इक्वल टू क्या मिल गया +-1 मिल गया, ठीक है। तो क्या क्या मिला हमारे पास, y इक्वल टू +-1 मिला और x इक्वल टू +-1 मिल गया, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, इसको नोट करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप देन फाइंड कर्ल ऑफ r। कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डेल क्रॉस r का डेल मतलब क्या डे बाई डेल x i कैप प्लस डे बाई डेल y j कैप प्लस डे बाई डेल z k कैप इंटू r, मतलब ये दे रखा है, बस डिटरमिनेंट रूल लगा दो, बस आप देख ही क्या आ रहे हो, हर जगह जेड वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, एक्स जेड है, वाई एक्स है, एक्स वाई है, मतलब कोई भी डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, मतलब सभी क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, तो क्या मिल गया कर्ल ऑफ और जीरो हो गया। तो ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड तो आने ही चाहिए, और आते हैं तो आपको अपने ये नंबर तो सिक्योर करने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये सभी जितने क्वेश्चन अभी ये लॉन्ग वाले हैं, ये हो सकता है 5 या फिर बड़े वाले में आ जाए 20 मार्क्स वाले में, ठीक है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका कन्वर्जेंस चेक करना है कि है या कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, ये चेक करना है। तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स है, तो इसको पहले ब्रेक करते हैं, ए टू इन्फिनिटी में हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स को हम चेंज कर सकते हैं इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स के अंदर, तो इसीलिए इसको ऐसे ब्रेक कर लिया जहाँ पे क्या है जे 0 से बड़ा है, ये बात को हम ध्यान में रखेंगे। अब देखो पहले इस पहले वाले टर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो बोल दिया, तो जब एक्स अप्रोच करेगा जीरो को तो साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, लिमिट की आइडेंटिटी मालूम है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर, मतलब क्या ये जो पहला पार्ट है इंटीग्रल 0 टू ए साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स, वो क्या होगा एक प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और मतलब क्या प्रॉपर इंटीग्रल है तो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। मतलब पहला पार्ट तो कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया, अगर ये भी कन्वर्जेंट हो जाए तो सम ऑफ टू कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट, तो ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं जो बचा है उसको कन्वर्जेंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एफ एक्स मान लेते हैं 1/x के बराबर, ये जो नीचे x है ना उसको 1/x में लिखा हुआ है, तो एफ एक्स 1/x मान लो, 5x साइन एक्स के बराबर मान लो। नाउ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x क्या है, बाउंडेड है, 1/x बाउंडेड फंक्शन होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन भी होता है जितने भी x ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए, हैंस एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू जो इन्फिनिटी पे 1/x का वैल्यू क्या होता है 0, x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, ये 1/∞ मतलब क्या 0 हो जाएगा,
आल्सो मोड ऑफ इंटीग्रल ए टू एक्स फाइव एक्स डी एक्स का वैल्यू कितने के बराबर होगा, फाइव की जगह क्या माना था, साइन माना था, तो इंटीग्रल ए टू एक्स साइन एक्स डी एक्स सॉल्व करोगे, साइन का क्या होने वाला है, कॉस होने वाला है, कॉस का साइन, साइन का कॉस होने वाला है, बस क्या करो लिमिट पुट करो तो ये मिल जाने वाला है, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए सभी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। देयरफॉर इंटीग्रल ए टू एक्स फाइव एक्स डी एक्स इज द बाउंडेड फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। हैंस बाय डायरेक्टली टेस्ट द इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स इज ए कन्वर्जेंट, ठीक है। तो देखो यार हम क्या जानते हैं, सिंस द सम ऑफ टू कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी sin x by x dx is convergent. Next, evaluate limit x approach to 0 cos x power cot square x, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं y इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 cos x पावर cos स्क्वायर x, ठीक है। दोनों साइड log ले लो तो log y इक्वल टू इतने के अंदर हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर बाहर निकालता है, तो cot क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर x बाहर आ जाने वाला है। अब देखो अगर x अप्रोच टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, cot 0 मतलब इन्फिनिटी, और यहाँ पे cos 0 1, तो log 1 क्या 0 हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बनेगा। तो क्या करते हैं, log cos x को ऊपर ही लेते हैं, cot को नीचे लाएंगे तो 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो ऊपर 0 बन जाएगा, cos 0 1 मतलब log 1 0 और tan 0 0 होगा, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगा। तो ये l'Hospital रूल यूज करते हैं, वो क्या बोलता है, कोई भी फंक्शन अगर x अप्रोच टू a है या f बाई डी एक्स के फॉर्म में और वो 0 बाई 0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म के बराबर आ रहा है, तो ये f अपॉन जी एक्स को क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ डैश एक्स अपन जी डैश एक्स। डैश का मतलब एक एक बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, यू बाई भी फॉर्म मत बना देना, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो क्या क्या था, log cos x और tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये एफ एक्स क्या बन गया, log cos x, जी एक्स क्या बन गया, tan स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे, log cos x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये मिल जाएगा, मतलब sin बाई cos tan हो जाने वाला है। जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2 tan sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, जो कट रहा है काट दो, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बचने वाला है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या है हमारे पास, cos वाला टर्म है, तो cos 0 1 होता है, cos स्क्वायर भी 1 होगा, मतलब 1/2 मिल जाने वाला है। अब log हमने खुद से माना था तो log को हटाना पड़ेगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेट अ मिनट। इफ r इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप प्लस t j कैप माइनस 3t क्यूब k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 1 to 2 r क्रॉस डी स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर dt। इसका वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, जैसा हमने एक और क्वेश्चन किया था एकदम वैसे ही है। पहले r दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी निकालोगे, फिर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकालोगे, फिर प्रोडक्ट मतलब क्या, डिटर्मिनेंट रूल लगाओगे, तो यहाँ पे एक जीरो दिख रहा है तो थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दोगे, बस फिर इंटीग्रेट कर दोगे, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दैट इंटीग्रल 0 से π/2 रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इक्वल टू π/4। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो इन सब से आने वाले मार्क्स आपके सिक्योर होने चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस रूल एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जानते हैं इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, वेट अ मिनट, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ a माइनस के एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ये फॉर्मूला जानते हो, बस उसी को यूज कर लो। ए की जगह पे क्या है, π/2 है, तो हर जगह पे π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना देना और 1 को i के बराबर मान लेना कि i इज इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के अंदर हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस के अंदर, कॉस साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो 2y इज इक्वल टू ये मिल जाएगा, बेस दोनों का सेम है, ऊपर भी सेम ही बन जाएगा, मतलब दोनों कट जाएंगे, तो सिंपली क्या बचा, dx बचा, dx का इंटीग्रेशन dx होता है, लिमिट 0 से π/2 माइनस 0 मतलब π/2 यहाँ पे मिला, 2 से डिवाइड कर दोगे, i इक्वल टू π/4 आ गया। और i माना किसको था, i इसी को माना था, मतलब ये क्वेश्चन कितने के बराबर हो गया, π/4 के बराबर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, बस इस इतने स्टेप में बढ़ा के लिखा गया है, बस ये वो फॉर्मूला ये याद होगा तो आई होप 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट
प्रूव दैट, ये प्रूव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन जीरो, ये बात याद रखना, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे, बाय द डेफिनेशन हम गामा फंक्शन गामा एन प्लस वन कितने के बराबर होगा, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स के पावर एन प्लस वन माइनस वन डी एक्स के बराबर होगा। प्लस वन माइनस वन कैंसिल, मतलब एक्स के पावर एन ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब देखो दो फंक्शन है, इंटीग्रेट करना है, तो ई के पावर माइनस एक्स को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम ही है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, दो फंक्शन यू वी को इंटीग्रेट करना है तो यू को बाहर रख लो, वी को इंटीग्रेट कर लो, फिर माइनस यू को डिफ्रेंशिएट करो, वी को इंटीग्रेट करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो मिल रहा है उसको इंटीग्रेट करो। मालूम है फॉर्मूला ना, बस वही करना है, इंटीग्रेट ही किया है। इसको अलग कर लिया, ये वाला पार्ट ये रहा। अब देखो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो पहले क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, तो देखो क्या बनने वाला है, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या, वन अपान ई के पावर यक्स, यक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, ई के पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब क्या, ई के पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, वन अपान इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपान जीरो फॉर्म बन जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे हम, लिमिट को यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या किया, एक्स के पावर एन को वैसे रहने दिया, ई के पावर माइनस एक्स को नीचे ला दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं डायरेक्टली पूरी यूज नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। तो होगा क्या, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, एक्स के पावर या वन को ऐसे रहने दो, ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन जानते हो, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, उसको यूज कर लो, प्लस डॉट डॉट एक्स के पावर एन बाई एन फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल। अब होगा क्या, ये जो ऊपर एक्स के पावर एन है नीचे ला दो, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, एक्स के पावर एन यहाँ पे भी डिवाइड होगा, किसके साथ, टू फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स के पावर एन। तो देखो यार होगा क्या, एक सेकेंड कहाँ गया, यहाँ पे वन अपान पहले एक्स के पावर एन था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो एक्स के पावर नीचे एन आ जाएगा, तो ये वाला टर्म बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्स वाला टर्म है, ये वाला एक्स वाला टर्म है, तो इसके साथ डिवीजन में क्या आएगा, एक्स के पावर एन, तो होगा क्या, एक एक्स तो कट जाएगा, मतलब एक्स के पावर एन माइनस वन बचेगा, तो वो बन गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल था ही, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, एक्स के पावर एन, ये वाला टर्म, तो दो एक्स कट जाएगा, मतलब क्या, वन अपान टू फैक्टोरियल एक्स के पावर एन माइनस टू बचेगा। तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर ये कोई आगे वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या होगा, एक्स के पावर एन पूरा कट जाने वाला है, सिंपली वन अपान एन फैक्टोरियल बचेगा। अब यहाँ पे देखो एक्स के पावर एन प्लस वन है, तो क्या होने वाला है, एक्स ऊपर एक बच जाएगा इस बार, क्योंकि एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन फैक्टोरियल पहले से था, इसको डिवाइड करेंगे एक्स के पावर एन से, तो इस बार एक को ऊपर एक्स एन बनी बची जाने वाला है, तो वही मिल गया, ठीक है। अब एक्स अप्रोच करो इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी वन अपन इन्फिनिटी, मतलब जी नीचे सभी क्या जीरो बन रहे हैं, और यहाँ पे एक ऊपर एक्स भी है, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी हो जाने वाला है, मतलब क्या नीचे इन्फिनिटी बचा और ऊपर क्या है वन है, तो वन अपन इन्फिनिटी क्या होने वाला है, जीरो हो गया, तो ये जीरो के बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन को यूज करो, इक्वेशन नंबर वन ये रहा, इसका वैल्यू हमको मिल चुका है कितने के बराबर, जीरो के बराबर, तो ये जीरो के बराबर हो गया। अब इसको देखते हैं, तो देखो यार गामा बीटा फंक्शन का यही तो हमारे पास डेफिनेशन होता है ना, सॉरी गामा फंक्शन का, कि गामा एन प्लस वन का वैल्यू हम निकाल रहे थे, इसका वैल्यू जीरो के बराबर मिल गया, ये जो पहला वाला टर्म था इसका वैल्यू जीरो के बराबर मिल गया। अब इसको देखते हैं, तो यही तो होता है ना स्टैंडर्ड फार्मूला, एन को बाहर कर लो, ये जो एन कांस्टेंट है, वेट अ मिनट, ये जो एन कांस्टेंट है इसको बाहर कर लो, तो बचा क्या, ए के पावर माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स, यही तो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है गामा एन का, तो एन गामा एन के बराबर हो गया, यही तुमको प्रूव करना था, ठीक है। चलो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।